हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले जब मोशन प्लेन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि सपोज करो मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि किसी सर्कल में, बहुत अच्छा तो मैंने बनाया, पर किसी सर्कल में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू v² होती थी और इसको हम सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बोलते थे। अब इसी चीज को अगर मैं लॉज ऑफ मोशन में आकर के देखूं तो अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड है, और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो न्यूटन सेकेंड लॉ की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, यानी कि ये mv²/r होगी। ये जो फोर्स होता है इसको मैं सेंट्रीपीटल फोर्स कहता हूं। यहां पर हम लोग खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में इस सेंट्रीपीटल फोर्स के दो केसेस बताए। पहला केस है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। तो ये मेरा सर्कल है, सपोज करो इसके ऊपर एक कार v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं इस कार को अगर इस साइड से देखूं तो ये मेरी रोड है और यहाँ पर ये दो व्हील्स हैं और ये मेरी कार कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। वेलोसिटी ऑफ द कार इज इन टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। अब अगर ये इस तरीके से सर्कल में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन v²/r होगा, जिसका मतलब इसकी तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू mv²/r है। यहां पर हम लोग ये जो रोड है इसको लेवल रोड कह रहे हैं, मतलब ये रोड जो है ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला जो सोर्स है वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का फोर्स F जो है वो mv²/r फोर्स लगा रहा है। अब जो फ्रिक्शन का फोर्स F है इसकी मैक्सिमम वैल्यू μmg हो सकती है। अगर मेरी कार का मास m है तो यहाँ पर जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू mg हो जाएगी, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो mg फोर्स है उसे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, और चूंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू μn होती है इसलिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू μmg हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे मूव कर रहा हूं तो mv²/r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μmg। यहां पर अगर मैं m से m कैंसिल कर दूं तो v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μrg। तो किसी भी एक गिवन रोड पे g की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। जब मैं टर्न लेता हूं तो उस टर्न का रेडियस ऑफ कर्वेचर r भी फिक्स्ड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरी व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है उसके बेसिस पर मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी फिक्स हो गई। अगर मेरी वेलोसिटी ग्रेटर देन √μrg होगी तो जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा इसको mv²/r फोर्स देने के लिए उतना फ्रिक्शन यहां पर लग नहीं पाएगा और मेरी जो गाड़ी होगी वो इस सर्कल में मूव करने के बजाय कुछ इस तरीके से मूव करेगी। इट विल स्लाइड आउट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब लोगों ने सोचा कि जब मुझे कोई सर्कुलर ट्रैक बनाना है तो वहां पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन से जो टायर है उसका वियर एंड टियर हो सकता है। तो क्या किया जाए कि मैं इस फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकूं। तो लोगों ने क्या किया, सपोज करो मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, मुझे इस तरीके के सर्कल में चलना है, ये मेरी कार है। तो उन्होंने इस ट्रैक को, अगर मैं वैसे ही पीछे पहले की तरह से कार को ऐसे देखूं तो उन्होंने कहा कि ट्रैक को इस तरीके से बनाने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि इस ट्रैक को इस तरीके से बनाया जाए। हम लोग ट्रैक को एक एंगल थीटा पे इंक्लाइन कर देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। आपने हाईवेज पे देखा होगा कि जहां पर सड़क मुड़ रही होती है वहां पर सड़क सीधी
ऐसे मुड़ने की बजाय थोड़ा सा तिरछी होकर के मुड़ती है। इस तिरछे मुड़ने से क्या हो जाएगा कि जो मेरा mg फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो अब वर्टिकली अपवर्ड ना लग करके एक एंगल थीटा पे लगेगा। क्योंकि जब मैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, जो मेरी रोड है, नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। अब पहले तो मुझे इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना होगा। तो अगर मैं ये वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करूं और ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एंगल चूंकि थीटा है इसलिए ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, इसलिए ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखूं तो एक तो फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड और एक फोर्स लग रहा है n, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही थीटा बना दिया, इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो डायग्राम काफी सिमिलर है उस केस के जहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा था एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। उस केस में जो मेरा ब्लॉक था वो अलोंग इंक्लाइंड स्लाइड हो रहा था, इसलिए वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि अपनी एक्सिस को अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दो डायरेक्शन में ले लिया था और mg को mg cos थीटा और mg sin थीटा में रिजॉल्व किया था। यहां पर जब कार इस तरीके से सर्कल में मूव करेगी तो इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v²/r होगा। इसलिए यहां पर जो आइडियल तरीका है अपनी एक्सिस चूज करने का वो ये वाला ना होकर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। यानी कि जब भी लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम लगाने हैं तो वैसे तो मैं कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर सकता हूं, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना हो इसके लिए ये अच्छा है कि हम लोग वो एक्सिस चूज करें जिसमें से एक एक्सिस अल्टीमेट जो नेट एक्सेलरेशन है उसके पैरेलल हो और दूसरी एक्सिस उस नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो। इससे क्या फायदा होगा कि एक डायरेक्शन में समेशन एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरे डायरेक्शन में समेशन एफ इज इक्वल टू ma आ जाएगा। अब मैं यहां पर यह जानना चाहूंगा कि जो मेरा मोशन ऑन बैंक रोड हो रहा है अगर वो विदाउट फ्रिक्शन हो, क्योंकि मैं अल्टीमेटली फ्रिक्शन को अवॉइड करना चाह रहा था, तो मेरा ये एंगल थीटा कितना होगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस अगर मैं करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में n का एक कंपोनेंट n cos थीटा लगेगा और n cos थीटा माइनस mg विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इस कार का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। यहां से n की वैल्यू mg बाई cos थीटा आ जाएगी। ऐसे ही मैं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा एक एक्सेलरेशन है v²/r और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला खाली एक ही फोर्स है, वो है n sin थीटा। ग्रेविटी वाले फोर्स को तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकता, तो n का खाली एक कंपोनेंट इधर आ रहा है n sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा ये फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि m इंटू v²/r आ गया। अब मैं n की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो mg sin थीटा बाई cos थीटा यानी कि mg tan थीटा इज इक्वल टू mv²/r आ गया। m से m कैंसिल कर दूं तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg हो गया। तो इसका मतलब जो रोड बनाने वाले हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस गिवन रोड पे जो गाड़ियां निकलेंगी उनकी स्पीड कितनी होगी। से वहां पे स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है
तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे पास अगर कोई गाड़ी आ रही है, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है तो उनको पता ही होगा, जी की वैल्यू पता होगी, तो वी स्क्वायर बाई आर जी से वो टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाती है और उतने एंगल की सड़क बना दी जाती है। अब अगर मान लो ये सड़क 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने के लिए बनाई गई है, तो उसका मतलब अगर आप इस पे 60 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पे चलोगे, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर जी ग्रेटर देन टैन थीटा है, तो इसका मतलब जिस एक्सेलरेशन के लिए रोड डिजाइन की गई थी उससे ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो वहां पर फ्रिक्शन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ताकि वो ज्यादा एक्सेलरेशन दे सके, ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे सके। और अगर वी स्क्वायर बाई आर जी की वैल्यू लेस देन टैन थीटा है, तो आप जिस स्पीड के लिए वो सड़क डिजाइंड है उससे कम स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, इसलिए एक्सेलरेशन कम है, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा ताकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके सिस्टम का एक्सेलरेशन कम कर सके। तो यहां पर मैंने क्वालिटेटिवली टैन थीटा नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी केस में लगने वाले फ्रिक्शन के बारे में बता दिया। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे। तो दो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, इन दोनों को देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड मेक्स अ शार्प टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? तो हमने कहा था कि स्लिपिंग के लिए जो v स्क्वायर है उसकी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर जी। तो यहां पर म्यू की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 3 मीटर और g की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन, ये 0.1 से 10 कट गया, √3 होगी तो स्लिपिंग होगी और अदरवाइज स्लिपिंग नहीं होगी। अब मैं 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूं, ऑब्वियसली जब मैं काम कर रहा हूं तो अगर मैंने आर और जी को मीटर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया है तो वी मुझे मीटर पर सेकेंड में लेनी होगी। तो यहां से ये चीज हो जाएगी 18,000 मीटर बाई 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये दोनों जीरो चले गए, 180 बाई 36, ये 5 आ गया। तो वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, विच इज ग्रेटर देन √3, इसलिए यहां पर स्लिपिंग हो जाएगी। अगर यही वैल्यू √3 से छोटी होती तो फिर स्लिपिंग नहीं होती। अगला एग्जांपल करते हैं। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15। यानी कि मेरे पास एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वो 300 मीटर है, और अगर मैं इस ट्रैक की डिजाइन देखूं यहां पर तो ये इस तरीके से थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री की है। If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear of its tire? तो optimum speed to avoid wear and tear का मतलब है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फ्रिक्शन इक्वल टू 0 हो तो वेलोसिटी कितनी होगी। ये हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाला था कि 0 फ्रिक्शन के लिए v स्क्वायर बाई आर जी शुड बी इक्वल टू टैन थीटा। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आर जी टैन थीटा का अंडर रूट हो जाएगी। आर की वैल्यू 300 है, 10, और टैन 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। यहां से ये मेरी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई और यहां से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं। सेकेंड पार्ट जो है इसमें पूछ रहे हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। यहां पर फ्रिक्शन भी पिक्चर में आ गया। तो मैं अगर अपनी कार बनाऊं, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इस कार पे लगने वाले फोर्सेस कितने होंगे,
एक तो mg डाउनवर्ड होगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में, तीसरा फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं अपनी स्पीड की वैल्यू ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा करूंगा या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात करें, इसका मतलब मेरी स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है, तो जब मैं अपनी स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा करूंगा तो मुझे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, जो कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग करके प्रोवाइड करेगा। और चूंकि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, यानी कि अब इससे ज्यादा स्पीड करी तो जो मेरी कार है वो स्लिप कर जाएगी, इसलिए इस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन है। ध्यान देना मैंने यहां पे म्यू एम जी नहीं लिखा, बिकॉज थीटा एंगल पे इंक्लाइन होने की वजह से एन की वैल्यू यहां पर एम जी नहीं होगी। तो अब अगर मैं इन तीनों फोर्सेस को एक साथ एक्सेस के ऊपर बनाऊं तो ये मेरा फोर्स एन हुआ, ये मेरा फोर्स mg हुआ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये मेरा फोर्स F हुआ, ये n के परपेंडिकुलर है। और इन तीनों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो v²/r हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सर्कल में चूंकि मूव कर रही है इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली इनवर्ड होगा। ये मेरा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है v²/r। तो जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर इस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है तो जो मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करूंगा वो एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और एक इसके परपेंडिकुलर चूज करूंगा। ये मेरी से x और y कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फिर जैसे मैंने पहले बताया था ये वाला एंगल थीटा हो गया, और क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये लाइन और ये बेस जो है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर एक तरह का ट्रांसवर्सल है। तो अब अगर मैं फोर्स बैलेंस लिखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा, अब मैं बार बार n को रिजॉल्व नहीं कर रहा हूं, देखो डायरेक्टली लिखने लगा। यही मैं कह रहा था कि जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम करना सीखेंगे वैसे वैसे हम अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ n cos थीटा हो गया, इधर वाला n sin थीटा होगा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल वाले केस में देखूंगा। ऐसे ही फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा नीचे की तरफ होगा। तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा, और mg भी नीचे की तरफ है माइनस mg, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस लिखाऊं तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r आ गया। ये मेरी दो इक्वेशन आ गई। यहां पर मैंने फ्रिक्शन को f लिखा है, लेकिन ढंग से इन दोनों जगहों पे मैं f की वैल्यू म्यू n लिख सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 से n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg आ गया, या n की वैल्यू mg cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो गई। और इक्वेशन नंबर 2 से mv²/r की वैल्यू n साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आ गई, जिसको मैं mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा लिख सकता हूं। यहां से m से m कैंसिल हो गया और ये r यहां आ गया, तो v² इज इक्वल टू rg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ गई।
यहां पर मुझे म्यू की वैल्यू 0.2 पता है और थीटा जो है वो मेरा 15 डिग्री है। 15 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू फिर ये मुझे पता है √3 - 1/2 √2 होती है और कॉस थीटा की वैल्यू √3 + 1/2 √2 होती है। तो अब वैल्यू म्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की R300 और G की वैल्यू 10 डाल करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो लास्ट टॉपिक आया है एनसीईआरटी का, इसमें ये कह रहे हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो जिस तरीके से एनसीईआरटी बनी है उसमें ये चीज बताने से पहले ही हमने काफी ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो एक बार हम लोग उन सारे कंसेप्ट को समराइज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम तो क्या है, विल हैव टू ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम। जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में क्या किया कि इंक्लाइंड प्लेन बनाया, उसके ऊपर कार बनाई, ठीक है। इस तरीके से विल हैव टू मेक द कंप्लीट डायग्राम। देन विल हैव टू चूज अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि यहां पर मेरी कार ही ऐसी थी जो कि एक्सिलरेट हो रही थी, तो मैंने इस कार को चूज किया कि मैं कार पे लगने वाले फोर्सेस को ही कंसीडर करूंगा, उसी के ऊपर लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा। थर्ड पॉइंट उन्हें कहा कि ड्रॉ इट्स डायग्राम सेपरेटली राइटिंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मैंने कार तो ऐसा अलग से नहीं बनाई, लेकिन इसको एक पॉइंट मास लेकर के इस पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन N, फ्रिक्शन F और mg, इस तरीके से सारे जो भी फोर्सेस थे उनको दिखा दिया। अगली बात उन्होंने कही गिव डिटेल्स ऑफ दीज फोर्सेस। तो mg की वैल्यू तो मुझे mg पता ही है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पता नहीं था। फ्रिक्शन के बारे में पता था कि इसकी वैल्यू μn है। तो जिन चीजों की वैल्यू पता हो उन चीजों की वैल्यू लिख दो, जिन चीजों की वैल्यू नहीं पता, जैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मुझे पता नहीं थी तो उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख दो। अब इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हुआ कि यहां पर v² r का एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जहां पर मुझे v की वैल्यू पता नहीं, r तो मुझे पता था। अब ये कह रहे हैं सॉल्व फॉर अननोन्स बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ मोशन। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो यहां पर मेरे पास n, v, ये दो, बाकी सारी चीजें पता थी, खाली ये दो वेरिएबल थे जो कि मेरे अननोन थे। और इन दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस थी, एक तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन f = ma लगा सकता था। इस तरीके से मेरे पास दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन थी, उनको सॉल्व करके मेरा काम हो गया। यहां पर सिर्फ एक बॉडी थी इसलिए मेरा काम एक ही बॉडी से हो गया। कई बार एक से ज्यादा बॉडी होती हैं तो मुझे उन सबका डायग्राम बना करके ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं इफ नेसेसरी रिपीट द प्रोसीजर फॉर सम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ये जो मैंने सारा काम किया, इस तरीके से काम करके हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने डायग्राम में कार नहीं बनाई पर ये डायग्राम पे लगने वाले फोर्सेस, एक्सेलरेशन, सब चीजें बनाई। इस चीज को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी से ये मत समझना कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। फ्री बॉडी का मतलब ये है कि मैं खाली उस बॉडी को ले रहा हूं और उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस ले रहा हूं। ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे कितना फोर्स लगा रही है या इसके अलावा दूसरी जो बॉडीज है उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जब मैं इस बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो मैं उसको लेकर के परेशान नहीं होता हूं। और इस तरीके से वन बॉडी एट अ टाइम करके, अगर एक ही बॉडी है तो उसको सॉल्व कर लूंगा, अगर एक से ज्यादा बॉडीज हैं तो वन बॉडी एट अ टाइम लेकर के उन सबकी इक्वेशन बना बना करके सॉल्व कर लूंगा। इस चीज को इस लास्ट एग्जांपल में देखते हैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो मेरे पास एक फ्लोर है, इसके ऊपर 2 किलोग्राम का एक मास रखा है, लेकिन जो फ्लोर है वो सॉफ्ट है। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, the floor yields. Yields मतलब जो फ्लोर है वो टूटने लगती है। The floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor before and after the floor yields? तो मेरे दो प्रॉब्लम है। पहले वाले केस में मेरे पास एक फ्लोर है जिसके ऊपर एक 2 किलोग्राम का
मास रखा है, मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर के ऊपर ये ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है उसको मैं नॉर्मल रिएक्शन एन से दिखूं, तो वो फोर्स एन जो होगा वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से उस फोर्स एन के इक्वल होगा जो इस ब्लॉक के ऊपर फ्लोर लगा रही होगी। तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उस पर लगने वाले खाली दो ही फोर्सेस हैं, एक 20 न्यूटन का mg, 2 किलोग्राम है, मैं g को 10 ले रहा हूं, 20 न्यूटन का mg नीचे की तरफ और n ऊपर की तरफ। इन दो फोर्सेस की वजह से बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए मैं वर्टिकल फोर्स बैलेंस करूं तो n की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी, इसलिए इस n की वैल्यू भी 20 न्यूटन हो जाएगी। सो द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर विल बी 20 न्यूटन बिफोर द फ्लोर यील्ड्स। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस 2 किलोग्राम के ब्लॉक के ऊपर एक 25 किलोग्राम का आयरन का सिलेंडर रख दिया। अब इस चीज को देखें तो यहां पर अगर फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, या चलो इसको n डैश कर लेते हैं, तो ये फ्लोर भी इस 2 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n डैश लगाएगी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक और ये आयरन सिलेंडर, ये दोनों चीजें मिल करके एक साथ नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही हैं, जिसकी वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहां पर मुझे अपनी बॉडी चूज करनी होगी। मैं वैसे तो चाहूं तो चाहे सिलेंडर को चूज कर लूं या नीचे वाले ब्लॉक को चूज कर लूं, उनको सेपरेटली भी अपनी बॉडी चूज कर सकता हूं, लेकिन चूंकि ये 2 और 25 किलोग्राम के मासेस एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ एक ही बॉडी चूज कर लेना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इन दोनों को एक साथ एक ही बॉडी चूज कर लेने से मेरा फायदा क्या हुआ कि ये जो सिलेंडर इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा और जो ब्लॉक इस सिलेंडर पे फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्सेस मुझे कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज वो इंटरनल फोर्सेस हो गए। अगर कोई मुझसे ये वाले फोर्स की वैल्यू पूछ रहा होता कि ब्लॉक सिलेंडर पे कितना फोर्स लगाएगा, सिलेंडर ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, तो मैं इन दोनों को दो अलग अलग बॉडीज की तरह से देखता। पर यहां पर चूंकि इस फोर्स के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये खाली n डैश के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों बॉडीज को एक बॉडी की तरह से देखूंगा। इस एक बॉडी के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, उसकी वैल्यू 270 न्यूटन हो गई। 2 किलोग्राम का वुडन ब्लॉक, 25 किलोग्राम का सिलेंडर, तो टोटल 27 किलोग्राम हो गया। जी की वैल्यू 10 ले लें तो 270 न्यूटन हो गई। इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स n डैश लग रहा है, और इस mg और n डैश के रिजल्टेंट की वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कर रही है। अब मैं फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो कि नेट मोशन नीचे की तरफ है, इसलिए मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिखूंगा। 270 माइनस n डैश, ये समेशन f हो गया, दो ही फोर्स लग रहे हैं उनका सम लिख लिया। दिस थिंग शुड बी इक्वल टू ma, यानी कि 27 इंटू 0.1। यहां से n डैश की वैल्यू 270 माइनस 2.7 यानी कि 267.3 न्यूटन आ गई। इस तरीके से हम लोग सेकेंड केस में भी नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से हम लोग न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम लगाएंगे। यहां पर हम लोगों ने थोड़े से ही प्रॉब्लम लगाए, मेरा काम यहां पर खत्म हो गया। अब आप लोगों का काम शुरू हो गया, अब आप और प्रॉब्लम लगाओ। थैंक यू वेरी मच।